स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में, और इस टॉपिक में हमने जंतुओं के वर्गीकरण के कुछ आधारों के बारे में डिस्कशन किया था। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे परिवर्धन प्रतिरूप के बारे में। अंग्रेजी में इसे डेवलपमेंटल पैटर्न इस नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब जंतुओं का वर्गीकरण किया गया तो परिवर्धन प्रतिरूप के आधार पर जंतुओं के ये दो ग्रुप समूह बनाए गए। जंतुओं का जो ये पहला समूह है उसका नाम है प्रोटोस्टोमिया, और जंतुओं का जो दूसरा ग्रुप है वो है ड्यूटेरोस्टोमिया। तो बात करेंगे प्रोटोस्टोमिया ग्रुप में कौन से जंतु संघ हैं और ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप में कौन से जंतु संघ सम्मिलित किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ग्रुप प्रोटोस्टोमिया से। नंबर 1, कुछ सामान्य बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो हम यहां डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे एक संरचना के बारे में, और उस संरचना का नाम है कोरक रंध्र। अंग्रेजी में हम कोरक रंध्र को ब्लास्टोपोर इस नाम से जानते हैं। तो पहले तो ये बात करें कि ये जो संरचना है कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर, ये कहां पर है। तो बात करेंगे किसकी, परिवर्धन की। तो मैंने आपको बताया था कि जब जंतुओं में परिवर्धन की क्रिया होती है तो सबसे पहले शुक्राणु जो नर युग्मक है उसका संलयन अंडाणु जो मादा युग्मक है उसके साथ होता है, और फिर जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। फिर उसके बाद मोरूला अवस्था आती है, उसके बाद ब्लास्टूला अवस्था आती है, उसके बाद गैस्ट्रूला अवस्था आती है।
तो जो गैस्ट्रूला अवस्था है उसकी एक ओपनिंग है, यानी गैस्ट्रूला बाहर की ओर जिस छिद्र के द्वारा खुलता है उसे कोरक छिद्र, कोरक रंध्र के नाम से जाना जाता है। इसी संरचना को अंग्रेजी में ब्लास्टोपोर कहते हैं। होगा क्या कि अगर ये कोरक रंध्र परिवर्धन के दौरान जंतु में किसका निर्माण कर दे, मुख का निर्माण कर दे, माउथ का निर्माण कर दे, यानी कोरक रंध्र से ब्लास्टोपोर से परिवर्धन के दौरान अगर मुख का निर्माण हो जाता है तो ऐसे जंतुओं का ग्रुप प्रोटोस्टोमिया कहलाता है। अब यही बात हम करेंगे ग्रुप ड्यूटेरोस्टोमिया के लिए। तो लक्षण तो वही मैं बात कर रहा हूं कोरक रंध्र की, ब्लास्टोपोर की, जो कि ओपनिंग है गैस्ट्रूला की। अगर ये ब्लास्टोपोर, ये कोरक रंध्र परिवर्धन के दौरान मुख नहीं बनाकर गुदा द्वार का निर्माण करे, एनल ओपनिंग, माउथ नहीं बनाए, तो ऐसे जंतुओं के ग्रुप का नाम ड्यूटेरोस्टोमिया है। तो पहली बात हमने डिस्कस की, प्रोटोस्टोमिया जंतुओं में कोरक रंध्र से परिवर्धन के दौरान मुख का निर्माण होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया जंतुओं में परिवर्धन के दौरान कोरक रंध्र से गुदा द्वार, एनल ओपनिंग का निर्माण होता है। अब बात करेंगे कुछ और डिफरेंसेस की। तो नंबर 2 पे मैं चलूं। आप सब ने सुना हो अगर नाम, मैंने बोर्ड पे लिखा है विदलन। अंग्रेजी में इसे हम विदलन को क्लीवेज के नाम से जानते हैं। तो अगली जो बात मैं डिस्कस करूंगा प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के बारे में, वो है विदलन की चर्चा करेंगे, क्लीवेज की चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं विदलन क्या है। तो बात कर रहे हैं किसकी, परिवर्धन की। तो क्या हुआ, शुक्राणु अंडाणु के संलयन से युग्मनज जाइगोट बन गया। क्या देखते हैं हम कि जाइगोट द्विगुणित तो है, 2n है। कैसे, शुक्राणु अगुणित था n, अंडाणु भी अगुणित था n, दोनों मिले n शुक्राणु n अंडाणु। तो जो जाइगोट युग्मनज बना वो द्विगुणित 2n बना। लेकिन इसमें कोशिका तो एक ही है। जाइगोट यानी जो युग्मनज बना निषेचन के बाद वो एक कोशिकीय संरचना है, उसमें एक ही कोशिका है।
अब इससे मोरूला बनेगा, मोरूला से फिर ब्लास्टूला बनेगा। तो मोरूला और ब्लास्टूला ये दोनों संरचनाएं बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर होती हैं। यानी युग्मनज जो एक कोशिकीय संरचना थी, परिवर्धन के दौरान बहुकोशिकीय संरचना मोरूला और ब्लास्टूला में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब यहां विभाजन हुए होंगे। तो भ्रूणीय परिवर्धन के समय जो ये विभाजन होते हैं विदलन कहलाते हैं। तो विदलन बात करें ऐसा कि एक प्रकार का 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो जिस विदलन की बात कर रहे हैं वो समसूत्री विभाजन है। तो ये एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है, लेकिन बड़ी तेजी से होने वाले विभाजन है। यानी जब विदलन होगा तो वृद्धि नहीं होगी, यानी एक कोशिका में विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, बिना आकार में बढ़े, बिना वृद्धि हुए 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएगी, बिना वृद्धि हुए 4 से फिर 8 कोशिकाएं बन जाएगी। क्लियर? तो विदलन की बात करें कि जो प्रोटोस्टोमिया है, पहले इनकी बात करें कि अगर हम प्रोटोस्टोमिया के परिवर्धन का अध्ययन करें और बात करें विदलन की, तो इनमें जो विदलन होंगे वो विदलन आपके कैसे होंगे? सर्पिल प्रकार के विदलन होंगे। और ये सब विदलन निर्धारी प्रकार के हैं। अब मतलब समझे, देखो सर्पिल का क्या मतलब कि मान लो ये 2 कोशिकाएं हैं, युग्मनज में विदलन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4 बननी चाहिए। तो अगर ये ऐसे व्यवस्थित हो, फिर अगली वाली यहां व्यवस्थित हो, 2 के बीच में, तो ऐसे विदलन को क्या कहेंगे? सर्पिल विदलन। जबकि हम ड्यूटेरोस्टोमेट में क्या देखते हैं? विदलन है वो आपका अरीय होगा। देखो अरीय कैसे होगा? ये 2 बनी, एक कोशिका इसके ऊपर बनेगी, एक इसके ऊपर बनेगी, बीच में नहीं, ठीक ऊपर। ये नीचे वाला स्तर, ये ऊपर वाला स्तर। तो ऊपरी स्तर की कोशिकाएं ठीक निचली स्तर की कोशिकाओं के ऊपर है, तो अरीय। अगर ऊपरी स्तर की कोशिका निचले स्तर की 2 कोशिकाओं के बीच में है तो सर्पिल। अब निर्धारी का मतलब कि मान लो ये कोशिका नंबर 1, 2, ये 3 और 4, अगर विदलन के साथ कोशिका का भविष्य फिक्स हो गया कि इस कोशिका को आगे जाकर क्या बनाना है, अगर ये निर्धारित है, निश्चित हो चुका है, तो इसे निर्धारी विदलन कहेंगे। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में जो विदलन होता है वो आपके अनिर्धारी है, यानी 1, 2, 3, 4 ये कोशिकाएं हैं, इनका भविष्य निश्चित नहीं है कि ये क्या बनाएगी, ये क्या बनाएगी। तो ऐसे विदलन को अनिर्धारी विदलन कहा जाएगा। तो बात की कि जो प्रोटोस्टोमिया जंतु हैं इनका विदलन सर्पिल निर्धारी प्रकार का है। जो ड्यूटेरोस्टोमिया जंतु हैं इनका विदलन अरीय अनिर्धारी प्रकार का होता है। अब कुछ उदाहरणों की बात करें। एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये तीनों संघ प्रोटोस्टोमिया समूह में आते हैं। लेकिन इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा ये दोनों आपके ड्यूटेरोस्टोमिया समूह में सम्मिलित किए गए हैं। तो अभी हमने बात की जंतुओं के वर्गीकरण में परिवर्धन प्रतिरूप की। एक बात याद करें आप, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है 11th की बायोलॉजी की, उसके चौथे चैप्टर में वर्गीकरण के कुछ आधार दिए गए हैं, लेकिन ये आधार आपकी बुक में नहीं है। लेकिन जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उस दृष्टि से ये एक उपयोगी टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। फिर अगली एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे। वर्गीकरण के अगले आधार में एक छोटा सा टॉपिक आपके दिया गया है, नोटोकॉर्ड का। हालांकि डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। हिंदी में नोटोकॉर्ड को पृष्ठरज्जु के नाम से जाना जाता है। तो क्या किया, जंतुओं के दो ग्रुप बना दिए। पहले ग्रुप का नाम रखा नॉन कॉर्डेटा, दूसरे ग्रुप का नाम रखा कॉर्डेटा। अगर मैं हिंदी में कहूं, ये अपृष्ठवंशी जंतु है, अपृष्ठवंशी पहला ग्रुप। ये दूसरा ग्रुप हो गया आपके पृष्ठवंशी का। तो यहां एक संरचना की बात कर रहे हैं, संरचना का नाम है नोटोकॉर्ड, हिंदी में पृष्ठरज्जु। तो मैंने बहुत सारे जंतुओं के संघ आपको बताए थे, आपको कहा था उनके नाम याद करने हैं। तो प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक केवल एक ही संघ छोड़ा है, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा वो संघ हैं जिन जंतुओं में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। बाकी के जो प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा है वो सब नॉन कॉर्डेटा, अपृष्ठवंशी है, क्योंकि उनमें ये पृष्ठरज्जु उपस्थित नहीं होती है। तो नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति ये भी वर्गीकरण का एक आधार हो सकता है। इसके अलावा भी वर्गीकरण के कई आधार हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ जंतुओं में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, जिसका काम है परिवहन करना गैसों का, पोषक पदार्थों का, उत्सर्जी अपशिष्टों का, उपयोगी पदार्थों का, तो वो जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो भी जंतुओं में दो प्रकार का है। कुछ जंतु हैं इनमें खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, दूसरा ऐसे भी जंतु हैं जिनमें ये रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। अब खुले और बंद का क्या अर्थ, कि अगर खुले प्रकार का है तो ऐसे जंतुओं में हम क्या देखेंगे कि धमनी और शिरा, ये तो है नलियां हैं, ट्यूब्स हैं जो रुधिर के परिवहन में काम आती हैं, लेकिन केशिकाएं नहीं बनी कि धमनी और शिराओं के बीच पतली पतली वाहिनियां होती हैं जिनको केशिकाएं कहा जाता है। तो जिन जंतुओं के रुधिर परिसंचरण तंत्र में केशिकाएं नहीं है तो रुधिर वाहिनियों से बाहर आ जाएगा और शरीर में कोटर
रुधिर के बन जाएंगे, तो उसे खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऐसा आपको आर्थ्रोपोडा में, मॉलस्का में दिखाई देता है। दूसरा है बंध। बंध का मतलब है धमनी और शिरा के बीच केशिकाएं बन गई, और जब केशिकाएं बन गई तो रुधिर वाहिनी से बाहर नहीं निकला, तो इसे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा। एनेलिडा, कॉर्डेटा, इनमें इस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र दिखाई देता है। तो आई होप आज का जो ये टॉपिक था, ये एक श्रृंखला हमने खत्म की वर्गीकरण के आधार की। तो उस दिन हम बात कर रहे थे जंतु जगत की, और हमने कहा था जगत के नीचे जो टैक्सॉन, जो इकाई आती है वो है संघ, और शुरुआत होती है जंतुओं के संघ की पॉरीफेरा से। कल हम बात करेंगे संघ पॉरीफेरा के बारे में, क्या लक्षण हैं इनके, क्या उदाहरण हैं इन जंतुओं के, हमारे लिए किस प्रकार ये जंतु उपयोगी हैं, इस पे बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।